वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेसिकली हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था और जिसमें अब हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रेफरेंस को। बेसिकली पीछे हमने ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल जब डिस्कस किया तो वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि वो हमें दो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे। द वन वाज ATP एंड द अदर वन वाज NADH। ओके, और इसके अलावा क्रैब साइकिल में FADH2 की सिंथेसिस भी हुई थी। सो हमने ये डिस्कस करना है दैट हाउ दे ऑल वुड बी इन्वॉल्व इन एनर्जी सिंथेसिस स्पेशली NADH एंड FADH2। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं सो आफ्टर क्रैब साइकिल जो सोर्स ऑफ ग्लूकोज थी वो कम्प्लीटली डिग्रेड हो चुकी होती है या ब्रेक डाउन हो चुकी होती है और हमें NADH और FADH2 प्रोवाइड करती है। अब ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गुजरेंगे। वहाँ से होने के बाद इनको, क्योंकि ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, हाइड्रोजन के पास मौजूद है, सो इनको ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा और ये सीरीज़ ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से गुजरेंगे और फाइनली मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के साथ मिलके ये वाटर बना लेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस एंटायर पाथवे ये जो एनर्जी लॉस करते हैं दैट वुड बी यूज टू सिंथेसाइज एन ATP मॉलिक्यूल और हमारे पास एनर्जी बन जाती है। ठीक है, सो यही चीज़ हमने देखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पर मेंशन है। सो इन कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो ये लाइक अगर हम इन कॉम्प्लेक्सेस की अरेंजमेंट देखते हैं तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व हैं, सो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा कि जो पहला कॉम्प्लेक्स है ये NADH डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि ये वाला जो है ये NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो होता है ये FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 है। फिर उसके बाद कोएंजाइम Q आता है। ठीक है, फिर उसके बाद साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉम्प्लेक्स 3। फिर उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C आ जाती है दरमियान में, और फिर उसके बाद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 आ जाता है, ये वाला। इनके अगर हम फर्दर पार्ट्स की बात करते हैं तो NADH जो होता है ना ये ऑक्सीडाइज होता है NADH की वजह से और डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 1 की वजह से। अब होता ये है कि यहाँ पर अगर आप बात करते हैं NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, तो ये पहला जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के साथ जो है ना जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना ये पहले ही रिलीज़ कर चुका होता है। यानी NADH पर आपने ये बात याद रखनी है कि इन केस ऑफ NADH अगर आप स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, NADH की अगर आप बात करते हैं तो NADH जो होता है ना ये हमेशा सिस्टम में यहाँ से एंटर होगा, यानी ये सीरीज़ में यहाँ से एंटर होगा। और ये एंटर होते हुए क्योंकि हाई एनर्जी लेवल से आ रहा है ना तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करके यहाँ पर एंटर होता है। जब ये यहाँ पर एंटर हो जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ पर एक ATP जो पहला ATP होता है वो यहाँ पर बन जाता है इसी स्टेप के अंदर। ठीक है, ये पहला ATP बन जाता है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ की तरफ आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इधर कोएंजाइम Q की तरफ आएंगे। कोएंजाइम Q की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो है ये जब नीचे की तरफ आएगा तो इस दौरान जितनी भी एनर्जी लॉस हो जाएगी वो सेकेंड ATP जो है ना बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये आपने याद रखना है कि कोएंजाइम Q वाले स्टेप पे सेकेंड ATP बनता है और फर्स्ट ATP, ये फर्स्ट ATP यहाँ पे बन गया, सेकेंड ATP यहाँ पे बनता है। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के पास आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ से साइटोक्रोम C की तरफ जाएंगे और साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद जो है ना ये यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में जब ये रिलीज़ होगा तो थर्ड पॉइंट में फिर उसके बाद जो है ना ये थर्ड ATP रिलीज़ हो जाएगी और फाइनली ये हाफ ऑक्सीजन और क्योंकि हाइड्रोजन भी मूव कर रहा था तो ये वाटर बन जाएगा। अगेन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमने ये बात यहाँ पर की है कि अगर आप नॉर्मली बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब पहले लेवल पर ही NADH का जो हाइड्रोजन है या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटर होंगे तो एक हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2H पॉजिटिव और दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यहाँ पर एंटर होंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज़ हो चुकी होगी कि पहला ATP का मॉलिक्यूल यहाँ से बन जाएगा। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट और स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे, वहाँ से कोएंजाइम Q की तरफ। जैसे कोएंजाइम Q में आएंगे यहाँ पर जो है इसका दूसरा ATP का मॉलिक्यूल बन जाएगा क्योंकि काफ़ी एनर्जी लॉस हो चुकी होगी, दो इलेक्ट्रॉन और अगेन 2H पॉजिटिव की मूवमेंट की वजह से सेकेंड ATP बन जाएगा।
फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे शफल किए जाएंगे, यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे, यहाँ से फिर साइटोक्रोम सी की तरफ इसको दिए जाएंगे। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन 2e नेगेटिव आगे मूव करेगा तो साथ ही साथ 2h पॉजिटिव भी मूव करता चला जाएगा। बेसिकली हम ये जो बात कह रहे हैं ना कि एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है, अब इसी चीज़ को अगर आप मेम्ब्रेन पर देख लें, लेट्स से ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर ये सारे कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना इस तरह से अरेंज हैं, ये जो 1 2 और 3 4 ये चारों कॉम्प्लेक्स इस तरह से अरेंज होती हैं। तो जैसे ही NADH जहाँ पर पहले कॉम्प्लेक्स में आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से जो है ना 2H पॉजिटिव को H क्वांटिटी के अंदर अंदर गुजारा जाता है। जब इसको अंदर गुजारा जा रहा होता है ना, तो इस दौरान क्या होता है, कितनी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है कि एक ATP बन जाए। इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूवमेंट करवाई जा रही होती है तो फिर अगेन एक जो है ना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अंदर की तरफ आते हैं। अगेन यहाँ पे पहला ATP बन गया था, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये दूसरा ATP बन गया। इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाते करवाते फिर फाइनली जब जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थर्ड पॉइंट में इस जगह पर रिलीज़ होती हैं और वाटर बनता है, तो तीसरा ATP यहाँ इस सिचुएशन में बन जाता है। तो यहाँ ATPase एंजाइम है जो ये सारी वर्किंग कर रहा होता है। यहाँ से भी देख लेते हैं कि सबसे पहले NADH ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1 बनता है। इलेक्ट्रॉन पर कोई एंजाइम Q की तरफ चले जाते हैं और FADH2। अब अच्छा ये चीज़ आपने याद रखनी है कि FADH2 हमेशा यहाँ से एंटर होगा, कोई एंजाइम Q वाले रीजन से एंटर होगा, तो यहाँ पर ये एक ATP देगा, ठीक है। ये एक ATP देगा क्योंकि कोई एंजाइम Q वाले स्टेप पे आपने याद रखना है कि दूसरा ATP बनता है इन केस ऑफ NADH, लेकिन FADH में पहला ATP यहीं पे बन जाएगा। सेम जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ देगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर और फाइनली इधर और फिर यहाँ से रिलीज़, और लास्ट स्टेप के अंदर अगेन दूसरा ATP बन जाएगा। तो सेम यही चीज़ है, लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड जितना भी है ये सारा FADH2 के लिए वर्किंग हो रही है क्योंकि ये इसका कॉम्प्लेक्स है। सो दैट्स वाई FADH2 आपको 2 ATP प्रोवाइड करता है, एक इस स्टेज पर और एक इस स्टेज पर, लेकिन NADH आपको 3 देता है क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी वाले, तो एक यहाँ भी आ जाता है, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है कि कोएंजाइम Q से अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 में जाते हैं, यहाँ से साइटोक्रोम C के अंदर चले जाते हैं, फिर वहाँ से आगे की तरफ कैरियर इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ जिसको डिलीवर किया जाता है। फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए जाते हैं, ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर होता है, वो रिएक्टिव भी है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना देते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एनर्जी रिलीज़ होती है ड्यूरिंग पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होता है कि ये जो हम कहते हैं कि प्रोटॉन पंप होता है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन। अब ये क्या करता है कि हम कहते हैं कि 3 साइट्स कोरस्पॉन्ड्स टू 3 एंजाइम इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, साइटोक्रोम ये कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। यहाँ पर क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रोटॉन की पावर को यूज़ करके ATP बनाते हैं, तो यहीं तीनों स्टेप्स पर ATP बननी, जैसे यहाँ ने शो भी किया है कि पहला ATP ये बन रहा है, ठीक है, दूसरा ATP कहाँ पे बन रहा होता है, इस सिचुएशन के अंदर बन रहा है, ठीक है, और तीसरा ATP कहाँ पे बन रहा है, ये फाइनली जहाँ पे बन रहा होता है। सो दैट्स वाई आपको ये याद होना चाहिए कि इन तीनों स्टेप्स पर आपको NADH के केस में ATP मिलेगा, लेकिन FADH के केस में एक ATP आपको यहाँ पे मिलेगा और दूसरा ATP आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के हवाले से कि यूबीक्यूनॉन जो होती है ना ये एक प्रोटीन नहीं है, बल्कि ये स्मॉल लिपिड और सॉल्युबल होती है वाटर में, जाहिर सी बात है इनसॉल्युबल है क्योंकि लिपिड नेचर की है। साइटोक्रोम लिटरली जिनको सेल कलर कहते हैं, ये रिड्यूस हम कहते हैं कि रिड्यूस साइटोक्रोम पिंक कलर के होते हैं, और प्रोटीन प्लस पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होती है ना जिनमें आयरन होती है, तो ये दे कैन गेन एंड लॉस इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है MCQs के हवाले से। पहली बात कि यूबीक्यूनॉन प्रोटीन नहीं होती, क्योंकि नाम ऐसा है ना कि बच्चे अक्सर समझते हैं कि शायद ये कोई प्रोटीन है। यूबीक्यूनॉन प्रोटीन नहीं है बल्कि वो लिपिड होती है। और दूसरी बात आपने ये याद रखना है कि साइटोक्रोम का मतलब होता है सेल कलर, तो साइटोक्रोम अगर रिड्यूस्ड साइटोक्रोम है तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस्ड का क्या मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो साइटोक्रोम के पास अगर हाइड्रोजन है, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो वो पिंक कलर को शो करेगा, लेकिन प्रोटीन प्लस पिगमेंट मॉलिक्यूल कंटेनिंग आयरन, यानी अब उसमें प्रोटीन भी होगी और पिगमेंट मॉलिक्यूल भी होगा, यानी यूबीक्यूनॉन और इसके साथ अगर कोई पिगमेंट ऐड हो जाएगी जिसमें आयरन होगा, तो फिर जो है ना ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं, यानी इसके पास रिडॉक्स रिएक्शन करने की एबिलिटी होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं इस पैराग्राफ के अंदर, यानी इस छोटे से बॉक्स में जो आपने प्रिपेयर करने हैं ओनली फॉर MCQ, ठीक है। और यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, दैट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, sketch the entire pathway of electron transport chain।
व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, स्केच द एंटायर पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है, गिव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो सेम यही चीज़ आपको बनानी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स भी याद रखने पड़ेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ये लॉन्ग के पार्ट के तौर पे आता है, आपको 4 नंबर का 5 नंबर का आएगा। सो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर लेट्स सी अगर आपको ये चीज़ याद हो जाती है ना, ठीक है, तो फिर आपको थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं है, यानी थ्योरी आपको वैसे ही याद हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी में भी यही बात की गई है कि कॉम्प्लेक्स 1 से वो इसके सेकंड पार्ट में जाता है, फिर वहाँ से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, फिर यहाँ पे इस तरह से मूव करता है। तो ये चीज़ अगर सीक्वेंस आपको यहाँ का याद होगा तो ऑब्वियसली आप थ्योरी आसानी से लिख सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी और आपने इसके आंसर भी नोट किए होंगे और क्वेश्चन भी नोट किए होंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू गुड लक, बट आई मे suggest you to like and also subscribe the channels for upcoming lectures, and as well as if you want to take some lectures of previous topics, you may also move towards the channel and search out in the playlist of respective chapters. Wish you good luck.